हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज मैथमेटिकल टूल्स के दूसरे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, मीनिंग बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था। तो वहाँ बताया था कि डिफरेंशिएशन का बेसिकली मतलब होता है स्लोप ऑफ द कर्व dy बाई dx। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले जो आपको फिजिक्स में काम आने वाले हैं। बेसिकली इसीलिए पढ़ाया जा रहा है डिफरेंशियल इंटीग्रल, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नई है। तो जैसे मैंने बताया था, डिफरेंशियल का मतलब होता है स्लोप, ठीक है ना। वाई और एक्स में हमने ग्राफ बनाया था तो स्लोप लिया था डी वाई बाई डी एक्स, याद आ रहा है ना। इस तरह से एक ग्राफ था वाई और एक्स में, इस तरह से इसका स्लोप जो निकाला था मैंने टेन थीटा, वो था डी वाई बाई डी एक्स। ये था डिफरेंशियल। अभी हमें इंटीग्रल पढ़ना है। इंटीग्रल का मतलब होता है बेसिकली एरिया ऑफ द वाई एक्स ग्राफ। एरिया देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपका ग्राफ वाई और एक्स में कोई एक प्रॉपर फिगर है, मान लो स्ट्रेट लाइन है, बड़ा सुंदर, इसका एरिया आप आराम से निकाल देंगे। इस ग्राफ का एरिया आप आराम से निकाल देंगे क्योंकि ट्रायंगल का एरिया है, आपको पता हाफ बेस इनटू हाइट होता है। लेकिन जब वाई और एक्स में ग्राफ का स्लोप चेंज होता रहता है, मतलब वेरी करता रहता है वाई एक्स के साथ, तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, तो एरिया बन निकालने के लिए हमें थोड़ी दिक्कत करनी पड़ती है। तो देखिए, मान लो ग्राफ इस तरह से कुछ है, यहाँ समझना इंटीग्रेशन का मतलब बताया जा रहा है वाई और एक्स में ग्राफ अगर मान लो कोई कर्व है, मान लो इस तरह से कोई कर्व है, बरोबर है। ये ग्राफ मान लो x1 से x2 तक वेरी कर रहा है। अब आप लोग देख रहे हैं y की वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकालें, है ना दिक्कत। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक और टेक्निक कह सकते हैं। इस ग्राफ को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, जैसे मान लो बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, ये इस तरह से बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा लिया है। इसको हम कह सकते हैं dx, और ये वैल्यू हमने मान ली y1। तो अब इसका स्ट्रिप का तो एरिया निकाल ही सकते हैं ना। एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, ये आपका y हो गया लंबाई, और थिकनेस कितना होगा, l इंटू बी है ना। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनी है तो l इंटू बी करेंगे तो ये आएगा y1 इंटू dx। इसी तरह से दूसरी कोई स्ट्रिप ले लो, मतलब पूरे ग्राफ को स्ट्रिप्स में डिवाइड करना है। दूसरी स्ट्रिप ले ली, ये देखो हमने मान लो y2 ले ली, दूसरे को dx ले लिया, तो एरिया ऑफ अदर स्ट्रिप, एरिया ऑफ अदर स्ट्रिप कितना हो जाएगा, y2 इंटू dx। अब इसी तरह से हम पूरे ग्राफ को कई पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड करें और सबका एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ जाएगी, उसका एरिया l इंटू बी से निकल जाएगा इस तरह से। फिर सारे स्ट्रिप्स का एरिया अगर हम ऐड कर दें, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ होल ग्राफ, आ जाएगा ना। तो जो टोटल एरिया अगर आएगा, अगर हम टोटल एरिया की बात करें, जो टोटल एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ की बात करें तो आ जाएगा समेशन ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है ना। तो y1 dx प्लस y2 dx सबका जोड़ते जाएंगे, लिख सकते हैं समेशन ऑफ y dx। या समेशन का मतलब बेसिकली इंटीग्रल होता है, आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ y dx। कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक। ये तो बेसिकली यही इंटीग्रेशन है। किसी ग्राफ का जो हम एरिया निकालते हैं उससे हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन मिलता है। तो इंटीग्रल ऑफ y dx, लिमिट कहां से, x1 से x2। अगर आपको एरिया यहां से यहां तक निकालना है, मान लो इतना, तो लिमिट आप यहां से यहां तक ही लगा दो, कोई भी x की वैल्यू जो दी जाएगी आपको। तो ये इंटीग्रल का मतलब है, बेसिक मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन है। तो हमें इस पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है। जैसा कि मैंने कहा था कि डिफरेंशियल के आपने 5-7 फार्मूले पढ़े हैं, उसी तरह से इंटीग्रल के भी हम 5-7 फार्मूले पढ़ेंगे जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इनका यूज होने वाला है आगे। तो इंटीग्रल का पहला फार्मूला,
जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ y dx, इसका मतलब होता है कि y इज द फंक्शन ऑफ कोई x होगा, y इज द फंक्शन ऑफ x, उसका डिफरेंशियल करना हमें x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हम बता रहे हैं इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रल दो तरह का होता है, एक तो डेफिनेट इंटीग्रल और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसमें बात करेंगे। देखिए पहला फार्मूला इंटीग्रल का, फार्मूला नंबर 1, इंटीग्रल, ये सिंबल है इंटीग्रल का भी लगाया था ना, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। पहला फार्मूला है इंटीग्रल का, x की पावर n का इंटीग्रल करना। देखो इंटीग्रल मैं बता दूं बेसिकली क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशियल और इंटीग्रल्स एक दूसरे के उल्टे कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अभी हम आगे बता भी देंगे उल्टा क्यों है। जैसे मैंने डिफरेंशियल पढ़ा था, पहला फार्मूला x टू द पावर n का, हमने कहा था पावर आगे आ जाती थी और एक पावर कम हो जाती है। याद करो डिफरेंशियल dy by dx ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस, ये डिफरेंशियल होता था। अब उस x की पावर n का क्या करना है, इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल में भी यही देखना है, dx, dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल का फार्मूला होता है x की पावर जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन, इकट्ठा करना, मतलब यहाँ पावर बढ़ेगी। डिफरेंशियल में पावर कम हो रही थी और इंटीग्रल में पावर बढ़ती है। तो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, पावर जो होती है n, n+1 हो जाएगा, नीचे भी n+1 हो जाएगा, ठीक है ना, n+1 अपॉन n+1। अब यहाँ पर इंटीग्रल में लिमिट डिफाइन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक। अभी हमने इंटीग्रल पढ़ा था ना x1 से x2, तो वहां पर लिमिट डिफाइन थी कहां से कहां तक समेशन करना है। तो ऐसा अगर दिया जाता है कि कहां से कहां तक लिमिट दी गई तो वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल, और अगर लिमिट नहीं दिया गया है कहां से कहां तक, ये कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इस केस में हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं c। तो ये पहला फार्मूला है x टू द पावर n, पावर ऐड हो जाती है और वही पावर नीचे आती है। एग्जांपल देखो दो चार, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx, x पावर कितनी है 2, x पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1 अपॉन 2 + 1, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। इसी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मैंने बताया था इंटीग्रल डिफरेंशियल का उल्टा, अगर हम इस टर्म का डिफरेंशियल करें तो वापस x² हमें मिल जाएगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप भी करने लगेंगे। दूसरा बता रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ, अच्छा इंटीग्रल में भी क्या है, x टू द पावर n का हम इंटीग्रल कर रहे हैं, n की जो वैल्यू है -1 नहीं होनी चाहिए, कितनी, -1। -1 समझ रहे हैं, 1 अपॉन x का इंटीग्रल करेंगे तो हम इस फार्मूले से इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे x की पावर n का जो फार्मूला दिया गया। चलिए इंटीग्रल x dx, यहाँ x पावर कितनी 1, x पावर कितनी है 1 + 1 वही x² अपॉन 2 प्लस c। काफी सरल है। इंटीग्रल अगर 1 अपॉन x² दिया गया है, वही चीज इसको हम x पावर -2 कर लेते हैं, पावर ऊपर लेके x पावर n हो गया, n की वैल्यू कितनी है -2, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज और बता रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता था, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता था। क्यों, डिफरेंशियल में क्या मैं बता रहा हूँ, पावर कम हो रही थी, 3 पावर थी तो 2 हो जाती थी, 2 पावर होती थी 1 हो जाती थी, 1 होती तो आधी, ऐसे करके होता था ना। इंटीग्रल में पावर ऐड होती है, 1 पावर कितनी हो जाती है 2, 2 पावर कितनी हो जाती है 3, 3 कितनी हो जाती है 4। पावर अगर एक भी नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो पावर कितनी हो जाएगी 1, 0 + 1 करोगे ना। मेरा मतलब ये है अगर हम इस तरह ध्यान दें, बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता था लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रल 0 नहीं होता है। कैसे देखो, इंटीग्रल ऑफ 5 dx, अभी 5 क्या है, कांस्टेंट है, x की पावर n होना चाहिए, यहाँ तो x है ही नहीं, तो डिफरेंशियल अगर लिखते तो हम 0 लिख देते। अब देखो इंटीग्रल में क्या होगा, 5 dx है, आप ऐसे करो 5 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल x की पावर 0 dx लिख लो, x पावर 0 कितना होगा 1 है ना, तो 5 बाहर आ गया तो 1 dx बचा ना, 1 को हमने क्या लिख दिया x पावर 0। अब आपको समझने में आसानी होगी, 5 कैसे ही रहेगा, अब x पावर 0 तो x पावर 0 + 1 अपॉन 0 +
x पावर 0 प्लस 1 तो x हो गया, अपॉन 1 तो x हो गया, तो 5x हो गया। तो कहने का मतलब ये है अगर कांस्टेंट का इंटीग्रल करना है तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना, dx लिखा मतलब x के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ x की पावर नहीं है तो x की पावर 1 आ जाएगी। जैसे इंटीग्रल tan dt होता, tan dt मतलब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ t नहीं है ना, तो tan t आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से t की पावर 0 कर लेना तो t लग जाएगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रल 0 नहीं होता। अगर कांस्टेंट टर्म है और इंटीग्रल कर रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, dx है तो x लग जाएगा, dt है तो t लग जाएगा, dy है तो y लग जाएगा, dr है तो r लग जाएगा। ये दिमाग में बिठा लेना। तो ये पहला फार्मूला है जिसमें पावर 1 बढ़ जाती है और कोई पावर नीचे आ जाती है। थोड़ा हम लिमिट बता देते हैं, लिमिट कैसे लगाते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल का क्या यूज है, थोड़ा सा यूज बताएंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रल का फिजिक्स में क्या यूज है। तो थोड़ा आपको ये लगेगा कि हमने भी डिफरेंशियल और इंटीग्रल किस लिए सीखा है। लिमिट लगाना बताते हैं। जैसे इंटीग्रल x² dx है और लिमिट है 1 से 2। ये लिमिट जो 1 से 2 लिखी है x की लिमिट है, जिसके रिस्पेक्टिव इंटीग्रल करते हैं उसी की लिमिट होती है। मतलब ये बेसिकली है x बराबर 1 से x बराबर 2, ये लिमिट होती है। तो पहले तो आप इंटीग्रल कर दो, x² dx कितना हो जाएगा, x³ अपॉन हो गया इंटीग्रल। इंटीग्रल होने के बाद ये dx नहीं लेगा, बच्चा क्या करता है x³ अपॉन 3 या dx टेक देता है। इंटीग्रल हो गया, dx कह रहा था हमें x के रिस्पेक्टिव इंटीग्रल करो, हमने इंटीग्रल कर दिया, dx का काम खत्म हो गया। मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, आप एडिशन करते हो 5 + 3, तो प्लस क्या कह रहा था कि ऐड करो, आपने 8 लिख लिया, प्लस गायब, प्लस का काम हो गया, उसने कहा था ऐड करो। तो ऐसा मतलब ना x³ अपॉन 3 फिर dx भी लिख दो, ये x² का इंटीग्रल हो गया, dx है तो dx लिख दो। dx ही तो कह रहा है इंटीग्रल करो x के रिस्पेक्ट में। चलिए तो इंटीग्रल हो गया x³/3, अब लिमिट जो है वो यहाँ लिख दो। देखो लिमिट का मतलब मैंने बताया था कहां से कहां तक। जैसे हम यहां खड़े x बराबर 1 पर, अब हम x बराबर आगे 2 पर, ठीक है ना, तो हम चले कितना, उसमें से ये माइनस करेंगे तब तो टोटल आएगा। x बराबर 1 पर खड़े मान लो और x बराबर 4 पे पहुंच गए, तो हम 1 से 4 पे पहुंचे, चले कितने, 4 - 1 3 चले ना, 1 पे थे 4 पहुंच गए तो 3 चल गए। तो इंटीग्रल में भी जैसे लिमिट लगाते हैं लोअर लिमिट और ये कहलाती है अपर लिमिट। कहां से कहां तक, जहां तक गए हो उसमें से ये माइनस कर दो तो टोटल आ जाएगा ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान रखना। पहले जहां x है वहां ये अपर लिमिट आएगी, 1/3 को तो बाहर निकाल लो, भले लिमिट जो होती ना वो वेरिएबल में ही लगेगी। तो x का क्यूब है तो x के लिए 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस फिर x के लिए क्या जाएगा 1 का क्यूब। इस तरह से लिमिट लगाई जाती है। 1/3, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 - 1 का क्यूब 1, तो आंसर आ जाएगा 7/3। तो ये लिमिट लगाने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये इंटीग्रल का पहला फार्मूला था जो काफी इंपॉर्टेंट था, इसको तो याद रखना ही है। पहले फार्मूले को कभी नहीं भूलना, चाहे वो डिफरेंशियल का हो चाहे इंटीग्रल का हो। मैंने पहले बताया था आपको बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं बताए जाएंगे, 5-7 फार्मूले बताए जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे फिजिक्स में। तो ये पहला फार्मूला था x⁴n। कुछ और फंक्शन देखते हैं। दूसरा फार्मूला इंटीग्रल ऑफ sin x dx। मैंने कहा था इंटीग्रल डिफरेंशियल का उल्टा है। sin x का डिफरेंशियल क्या था, cos x। तो sin x का इंटीग्रल था, sin x का डिफरेंशियल cos x था और cos x का था -sin x। तो यहाँ उल्टा कर दूं, sin x का डिफरेंशियल नहीं इंटीग्रल कर रहे हैं -cos x, sin x का -cos। अच्छा एक चीज बताएं, वहां हमने समथिंग कहा था, वर्ड एक समथिंग था। जैसे अगर इस तरह से sin ax dx, तो मैंने बताया ये समथिंग होता ना, जैसे यहाँ sin x था हमने लिख दिया -cos x। sin का इंटीग्रल -cos, sin का इंटीग्रल -cos, ये तो फिक्स है। अभी हमें sin x की जगह क्या लिखा है, ये dx है, sin समथिंग। तो मैंने क्या था, समथिंग को याद रखना, समथिंग बहुत काम की चीज होती है। तो cos समथिंग, sin x का -cos x होता है, तो sin समथिंग है तो -cos समथिंग एडिशन लिखने, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं।
साइन कुत्ता है तो कॉस कुत्ता लिख दो आप। फिर जो कुत्ता है ना उसका डिफरेंशियल वापस करना है। डिफरेंशियल में भी बताया था और इंटीग्रल में बता रहा हूँ। समथिंग जो वर्ड है उसका डिफरेंशियल वहां पर भी करना था वापस, और समथिंग जो वर्ड है उसका डिफरेंशियल यहाँ भी करना। इंटीग्रल में भी समथिंग का क्या करना है, डिफरेंशियल। बस अंतर क्या है, डिफरेंशियल के केस में जो समथिंग का डिफरेंशियल करते थे वो हम इनटू के साथ और लिख देते थे। इंटीग्रल में क्या होगा, समथिंग का डिफरेंशियल करेंगे वो अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा, इनटू के साथ नहीं आएगा। लेकिन करना समथिंग का डिफरेंशियल ही है, ध्यान रखना है। तो हमें ax का डिफरेंशियल करना, देखो हमें डिफरेंशियल याद करा रहा हूं वापस, dy/dx ऑफ ax कितना आया था डिफरेंशियल a, क्योंकि a कांस्टेंट और x का डिफरेंशियल होता है 1, a आया ना, तो वहां डिफरेंशियल में क्या करते थे, इनटू a कर देते थे, a और लगा देते थे। लेकिन यहाँ इंटीग्रल में क्या आएगा, अपॉन में। बस यही अंतर है डिफरेंशियल इंटीग्रल में। समथिंग का डिफरेंशियल ही करना, चाहे डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रल हो। डिफरेंशियल वो इनटू के साथ आता था, समथिंग का डिफरेंशियल, और यहाँ समथिंग का जो डिफरेंशियल है इंटीग्रल के केस में अपॉन में आएगा। इस तरह से ये दूसरा फार्मूला था। तीसरा फार्मूला इंटीग्रल ऑफ cos x dx sin x। अच्छा ध्यान रखना, लिमिट नहीं है तो हर जगह प्लस ही है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर यहाँ लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और लिमिट है तो सी की जरूरत नहीं है, हम लिमिट लगा के सॉल्व कर लेते हैं। उल्टा है, देखो sin x का माइनस cos x था और cos x का sin x, वहां cos का डिफरेंशियल माइनस sin था, तो एक sin का अंतर है, ध्यान रखना। इसी तरह से अगर cos ax है तो यहाँ पर भी sin ax अपॉन a आ जाएगा प्लस c। दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, एक दो फार्मूले और बता रहा हूं। तीसरा हमने पढ़ा था वहां पर फार्मूला नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx, e पावर x ही होता है। यहां पर भी वही, अगर e पावर ax है तो e पावर ax तो आएगा, अपॉन में a आ जाएगा। समथिंग का डिफरेंशियल करेंगे जो आएगा वो अपॉन में और आता है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx, देखो वही चीज आ गई थी मैंने, 1 अपॉन x का मतलब x पावर -1, n कितना हो गया -1। तो जब n इक्वल टू -1 हो, क्या बताया था मैंने, तो वो फार्मूला नहीं लगता है, कौन सा, x पावर n वाला। नहीं तो आप इसको भी x पावर -1 करा लो, n बराबर -1 हो तो x पावर n फार्मूला नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल log ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x लिख दिया। मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि नेगेटिव का log डिफाइन नहीं होता है। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x, याद आया, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x था, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x। ये पांचवा फार्मूला हो गया। वैसे तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पर भी है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, लेकिन वो फार्मूला काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सिखाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बताएं, इंटीग्रल में बेसिकली क्या होता है, जैसे इंटीग्रल का मतलब होता है समेशन, कहाँ से कहाँ तक। तो आप याद करो कि जब आप एवरेज वैल्यू निकालते थे, जैसे आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए या कोई फंक्शन दिया गया, एवरेज निकालना, तो आप क्या करते, सबको जोड़ते थे, जितने नंबर थे बाद में डिवाइड करते थे। तो यहाँ को सबको जोड़ने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे हम जब एप्लीकेशंस बताएंगे अगले वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल इंटीग्रल के एप्लीकेशंस, तो वहाँ पर हम हर तरह के क्वेश्चन आपको देंगे कि हम इंटीग्रल कब करेंगे, जब एवरेज निकालेंगे तो इंटीग्रल करेंगे, वेलोसिटी दी गई है एक्सीलरेशन निकालेंगे तो डिफरेंशियल करेंगे, या वेलोसिटी दी गई है वापस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इंटीग्रल करेंगे। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंशियल इंटीग्रल के, ये अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको सारे बताने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हमने डिफरेंशियल इंटीग्रल बेसिकली पढ़ा क्यों है। तो कुछ जो मेन फार्मूले थे, मैंने कहा ना सिर्फ मेन फार्मूले, 5-7 फार्मूले जो बिल्कुल ही यूज होने वाले हैं उनको ही हमने बताया आपको, डिफरेंशियल में भी और इंटीग्रल। जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या इंटीग्रल में काफ़ी लंबा होता है, आपकी जरूरत नहीं, मैथ्स वाले बच्चे तो वैसे ही सीखेंगे 12th में, मैथ्स में उनको पूरी कैलकुलस पढ़नी है।
लेकिन आपको ये 5 एक फार्मूले जो है ना याद रखने। बेसिकली फर्स्ट फार्मूला याद रखना है और लिमिट कैसे लगाई जाती है वो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। तो ढंग से वीडियो 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।